स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में सबसे पहले बात कर लेंगे यूपी के संभल में नॉनस्टॉप बुलडोजर प्रहार की। संभल में कल बिजली चोरों पर एक्शन हुआ और अब अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बने 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध मकान बनाए, जिस पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले कल प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया था। बिजली चोरी के कुल 81 मामले पकड़े गए थे, जिन पर 18 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। और आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। संभल में ताबड़तोड़ एक्शन की 5 तस्वीरें आइए आपको दिखाती हूँ। 3 तस्वीरें 4 जनवरी की। देखिए, उससे पहले आप ये तस्वीर फिलहाल देख लीजिए। इस वक्त संभल में बुलडोजर एक्शन चल रहा है और इस बुलडोजर एक्शन में लगातार जो अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए गए थे, उनको तोड़ने का काम इस वक्त किया जा रहा है। तो संभल में अवैध मदरसा हो, चाहे फिर अवैध मस्जिद हो या अवैध तरीके से किया गया हो, कोई भी निर्माण, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, 4 जनवरी की 3 तस्वीरें हैं, जहां लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। उसी दिन एक और अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। कल बिजली चोरों पर पुलिस और प्रशासन का एक्शन हुआ, तो आज फिर से अवैध मकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। कुल मिलाकर संभल में इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। अवैध मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, मस्जिद गिराई जा रही है जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, या मदरसे अगर अवैध तरीके से बनाए गए हैं तो उन पर भी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, तस्वीरों के साथ बताइए इस वक्त किस तैयारी के साथ ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल राय बुजुर्ग इलाके में 3 मकानों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, बुलडोजर ने ये पूरा जो मकान था इसको गिरा दिया है और अभी पीछे की तरफ जो टीन शेड है उसको हटाने का काम चल रहा है, लेकिन जो पक्का कंस्ट्रक्शन था उसको बुलडोजर ने गिरा दिया है और बुलडोजर अब आगे की तरफ गया है, क्योंकि आगे की ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं इनको भी पूरी तरीके से ढहाए जाना है। लेकिन प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों का पक्ष जानना बहुत जरूरी है जिनका यहां पर घर था, क्योंकि उन लोगों का बोलना है कि उन्होंने ये मकान खरीदा था। तो उनसे एक बार बात जरूर कर लेंगे। हमारे साथ हाजी जी मौजूद है। हाजी जी, ये जो अभी मकान गिरा है, ये आपका मकान है? ना, हमारा नहीं है। किसका मकान? वो दूसरों का है। आपका कौन सा मकान? हमारे तो खाली पड़ी है, ये पड़ी है। जो आगे इसमें जो अभी पिलर हटाया गया है, आगे 2 एक ही पिलर था हमारा। तो ये आपने किससे खरीदा था? इधर देख के बताइए, किससे खरीदा था? हमने सर गए तो नवाब साहब के बाग खड़ा था। नवाब ने बेची है, बाग था। आप अभी विधायक का नाम ले रहे थे, किससे खरीदा? विधायक साहब का ही तो बाग है गे। उनके भाई हैं, इससे बटे हैं उनके अथर नवाब का। विधायक के भाई से खरीदा था जी। तो कब खरीदा था आपने? ये तो हो गए 20 साल के आसपास हो चुके। तो जब नहीं पता था कि ये तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन? हाथ हो रही था तालाब का। ये गड्ढा, ये सड़क में है गड्ढा, थोड़ा सा सड़क ही सरकार ने डरवा दी। तो सरकारी जमीन ना? सरकारी जमीन थी नहीं, बाग खड़ा था। उनके पास नक्शा था, नक्शा भी आएगा उनके पास। तो आपका ये कहना है कि आपने ये मकान खरीदा? हाँ, जमीन खरीदी, मकान थोड़े खरीदा। मकान तो इन्होंने लोगों ने बात में बनाए। तो जमीन आपने किससे खरीदी थी? आपने उस टाइम चेक नहीं किया था कि ये सरकारी जमीन है या तालाब? सरकारी जमीन में बाग लग जाएगा? बताओ तुम। आप कह रहे हो ना कि आपने विधायक से खरीदी? विधायक के भाई हैं, अथर भाई, उनका बाग खड़ा था। अभी तो उनकी जमीन की हैगी, तो अभी तो और हैगा जंगल, उनका तमाम जमीन है। जो बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है, आप लोगों को पहले अल्टीमेटम दिया था कि आप अपना अवैध कब्जा हटा लें, लेकिन आज आप लोगों ने हथौड़े चलाने शुरू किए। हथौड़े तो कल ही तो वो आया इस पे, कल ही तो वो आया। पहले मस्जिद तोड़ी गई थी अवैध, तभी यहाँ पर नोटिस दिए गए थे? नोटिस पहला नोटिस कुछ ना दिया गया है। तो देखिए, इनका ये कहना है कि विधायक नवाब जो थे उनके भाई से इन्होंने खरीदा था, लेकिन आप तस्वीरें यहां पर देखेंगे तो ये यहां से मैं आपको दिखा दूं। देखिए, 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये वाला जहां से, जिसके मालिक से हमने बात की, यहां पर अवैध कब्जा था, दीवार खड़ी हुई थी, गेट खड़ा हुआ था, उसको गिराया। फिर दूसरा ये जो बिल्डिंग है इसको गिराया गया और अब आगे वाली बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। 3 भाइयों की बिल्डिंग इन लोगों ने तालाब पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए थे। अब ये लोग दलील दे रहे हैं कि इन्होंने किसी से मकान जमीन खरीदी थी, लेकिन 880 वर्ग मीटर ये पूरा एरिया है। 880 वर्ग मीटर तालाब का एरिया, तालाब के एरिया पर ही पहले मस्जिद बनाई और उस मस्जिद को भी नोटिस दिया गया। लेकिन
मस्जिद को नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर से एक नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आप लोग अवैध कब्जा यहां से हटा लें, अगर नहीं हटाएंगे तो इस पर एक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अभी तस्वीरें देखेंगे तो फिलहाल बुलडोजर, ये देखिए सामने दीवार गिराई जा रही है और दीवार गिराने के साथ इस पूरे कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। जिन लोगों ने 5/11/2022 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी ग्राम सभा को कि ये तीनों मकान जो हैं ये तालाब की जमीन पर बने हुए हैं, असरार, अबरार और इनका बेटा मुंजार, उन्होंने जो कि राया बुजुर्ग मस्जिद का मुतालबी भी था, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने के साथ ही अपने 3 मकानों को यहां पर खड़ा कर लिया गया। और फिलहाल आप देखेंगे पूरी तरीके से इस ठीक है। अब ये 3 बड़े-बड़े मकान जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इन 3 बड़े-बड़े मकानों को नोटिस दिया गया, ये बताया गया कि अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है, इसे हटा लें। लेकिन जब मियाद खत्म होने के बाद भी इस अवैध कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया गया और आज हथौड़े लेकर लोग पहुंचे तो पुलिस को या प्रशासन को अपना पीला पंजा चलाना पड़ा और यहाँ पर बुलडोजर वाली ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन अब है जरा ये बताइए, संभल संवेदनशील इलाका है, यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई करना, यहाँ घरों को तोड़ना या संवेदनशील इलाकों में जाना कई बार बड़ा मुसीबत वाला पुलिस प्रशासन के लिए रहता है। इससे निपटने के लिए क्या तैयारी में पुलिस प्रशासन आता है? बुलडोजर के साथ कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है? देखिए बिल्कुल प्राची, और ऐसा इन संवेदनशील इलाकों में अक्सर होता है क्योंकि हमने देखा पिछले साल जब मस्जिद का नक्शा देखने के लिए जब सर्वे हो रहा था तो उस दौरान कितना हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए थे, पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई थी। तो ऐसे में ये बुलडोजर कार्रवाई बिना फोर्स के संभव नहीं होती है। यही वजह है कि अब लोगों में खौफ तो है कि अगर वो दंगा करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस वजह से जितने भी बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो आपने तैयारियों की बात पूछी, मैं जिस एक छत पर खड़ा हूं प्राची, और इस छत पर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स खड़ी हुई है अपने हथियारों के साथ। घरों की छतों पर पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होती है ताकि अगर कोई दंगाई जो अवैध कब्जा हटाया जा रहा है अगर उसमें कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा, दंगा करने की कोशिश करेगा, तो यूपी पुलिस जो है घरों की छत पर खड़ी हुई है और नजर बनाए हुए है दंगाइयों पर, इस वजह से ताकि अवैध कब्जे को आसानी से बिना किसी हिंसा के हटाया जा सके। और संभल की इमेज ऐसी बना दी गई कि यहाँ कोई भी कार्रवाई अगर प्रशासन करेगा तो फिर दंगा हो जाएगा या मामला भड़क जाएगा या हालात गंभीर हो जाएंगे, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है जब भी ऐसी कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। तो संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं आज यूपी में एक और बड़ी सियासी खबर पर सभी की नजर है क्योंकि आज एसआईआर को लेकर बड़ा दिन है। अब से कुछ ही देर में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। इस ड्राफ्ट में करीब 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी क्योंकि एसआईआर से पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे, लेकिन अब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने के बाद करीब 12,55,00,000 वोटर्स ही ड्राफ्ट लिस्ट में रह सकते हैं या जारी हो सकते हैं। आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर्स के पास पूरे 1 महीने का वक्त होगा जिसमें वो वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। 6 फरवरी से 27 फरवरी तक वोटर्स की आपत्तियों का समाधान होगा और यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। एसआईआर की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में शहरी इलाकों में वोटर्स के नाम ज्यादा कटे हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है या यूं कहूं कि बढ़ी हुई है। इसीलिए बीजेपी ने लगातार बैठकें की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी और बड़े सीधे शब्दों में कहा गया था अपने सांसदों और विधायकों को कि इस काम पर लग जाइए, जो अनट्रेसेबल वोटर्स हैं उनको ढूंढ लीजिए। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी आपको मिल रही है? एक बड़ा आंकड़ा है, 2,89,00,000 वोटर्स अगर अनट्रेसेबल हैं तो कितना नुकसान किस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है? क्या संभावित उम्मीद है इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से? ये संभावित उम्मीद तो यही है कि जब एसआईआर का काम पूरा हुआ था 26 दिसंबर को, तो जो आंकड़े सोर्सेज से पता चले थे कि करीब 2.89 करोड़ यूपी में वोटर कम हो गए हैं, कुछ उसी तरह के आंकड़े आज सामने आएंगे। अब जहां तक सवाल है कि किसका ज़्यादा नुकसान होगा तो ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि जो टॉप 10 शहर हैं जिनमें वोटर्स ज़्यादा कटे हैं वो सब बड़े शहर हैं जो बीजेपी के ताकतवर ज़िले माने जाते हैं। अब आप लखनऊ में देखिए प्राची, 40 लाख वोटर थे और जो फॉर्म आए हैं वो सिर्फ 28 लाख वोटर्स के आए, यानी
12 लाख वोटर लखनऊ में कम हो गए। और लखनऊ विधानसभा की अगर आप बात करेंगे, 9 विधानसभा की सीट्स हैं जिनमें से 7 बीजेपी के पास है। इसी तरह से प्रयागराज में करीब 11 लाख वोटर कम हो गए हैं, वहाँ भी 9 सीट बीजेपी के पास है। कानपुर में वोट कम हुए हैं, 9 सीटें सभी 9 के बीजेपी के पास है। आगरा में भी बीजेपी मजबूत है। तो ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, गोरखपुर है, ये सारे बड़े शहरों में वोट कम हुए हैं। तो बीजेपी को चिंता इसी बात की है कि जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ अगर वोट कम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस कार्यक्रम में ये कहा भी था कि इसमें से 80% वोट हमारे हैं। तो बीजेपी इसको काफ़ी गंभीरता से ले रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि अब जो 1 महीने का टाइम है उसमें वो लग जाए और कोई वोटर छूटने ना पाए जो सही। अब ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी रुचि, ये तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि एसआईआर का वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी भी चिंतित है तो समाजवादी पार्टी भी चिंता में, और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार अटैकिंग मोड में रहते हैं और कई तरीके के आरोप योगी सरकार पर लगाते हैं, चुनाव आयोग पर लगाते हैं, कहते हैं कि वोटर जानबूझकर काटे जा रहे हैं। लेकिन टेंशन बीजेपी खेमे की भी बढ़ी हुई है। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कुछ देर में सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ मंथन कर रहे हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़े फैसले ले सकते हैं। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, उद्योग, हेल्थ, कृषि से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कल योगी दिल्ली में थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुलाबी मीनाकारी की श्रीराम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में ही मौजूद थे। योगी के दिल्ली दौरे से लखनऊ में सियासी हलचल बढ़ गई। यूपी में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। योगी इसी सिलसिले में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले। राज्य में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव। इससे पहले सरकार और संगठन को लेकर टॉप लीडरशिप के साथ योगी ने मंथन किया। योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। 6 मंत्रियों की जगह अभी खाली है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यूपी में 60 मंत्रियों की है। फिलहाल यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय दिल्ली में थे उस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही थे और वो भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब इसके क्या मायने निकाले हैं, इस पर तो रुचि हमें जानकारी दे सकती है। रुचि, क्या हलचल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर बीजेपी की बात करें या सरकार की बात करें तो क्या चर्चाएं हैं? सीएम का दिल्ली आना, डिप्टी सीएम का दिल्ली में मौजूद रहना और आज फिर कैबिनेट बैठक होना। देखिए, बहुत लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब क्योंकि 14 के बाद किसी भी दिन हो सकता है तो उसमें उनको जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ी हैं कि कहीं उनका पत्ता ना साफ हो जाए, वो मंत्री पद छिन ना जाए। तो ये तो साफ है, तो कहा जा रहा है काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था, क्योंकि यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो नहीं बनाए जा रहे थे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा था। क्योंकि जो भूपेंद्र चौधरी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक बीजेपी के, उनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो इंतज़ार हो रहा था। अब प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं तो कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत हुई थी, समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो उन लोगों को उम्मीद है, पूजा पाल है कि हमें मंत्री बनाया जा सकता है, मनोज पांडे को उम्मीद है। तो बीजेपी में भी क्योंकि जाति समीकरण साधने की कोशिश होगी चुनाव के पहले कि सभी जातियों को ठीक से प्रतिनिधित्व मिले मंत्रिमंडल में, तो दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। अब कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? अब क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सबसे मिले हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो अटकलें और ज़्यादा तेज हैं कि अब जल्दी 14 के बाद कभी भी विस्तार हो जाएगा। 2022 के चुनाव से पहले भी हमने देखा था, 24 के चुनाव से पहले भी हमने देखा था, और अब जब 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उससे पहले भी जितनी भी खामियां हैं उनको दुरुस्त कर लेना चाहती है बीजेपी, और इसी के स्वरूप में देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्षेत्रीय बैलेंस को साधा जाएगा, कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाएगा। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। एक समय में देश के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की बात कर लें, जो अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा विवादों में रहती है। यहां छात्रों के दिमाग में जहर भरा जाता है। जेएनयू में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कब्र खुदेगी की नारेबाजी की गई
और ये सब हो भी क्यों रहा था? क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और उस शर्जील इमाम को लेकर जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत नहीं दी। बीजेपी का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। सत्ता का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। आरएसएस का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। आरएसएस का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। बीजेपी पहली बार नहीं है जब इस तरीके की नारेबाजी जेएनयू के अंदर हुई हो या देश विरोधी नारे लगाए गए हों। इससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी इसी तरीके के विवादों में रहती है और उन्हीं में से एक शर्जील इमाम का नाम भी है जिसे दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट से कल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी इस वक्त हो रही है और फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदेगी की नारेबाजी भी हो रही है। इस पर आगे बात करें उससे पहले ये जो नारेबाजी है एक बार फिर मैं आपको सुनवा। भगवा जलाने और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात जेएनयू यूनिवर्सिटी में की जा रही है। अब ये नाराजगी अपने किसी मुद्दे को लेकर होती या देश की किसी समस्या को लेकर होती तब भी समझ में आता, लेकिन ये नारेबाजी क्यों हो रही है इसका बैकग्राउंड बड़ा अजीब सा है। दरअसल ये दंगे के मुख्य आरोपी को जमानत ना मिलने के बाद ये जो नारेबाजी है वो जेएनयू के अंदर की जा रही है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, जानकारी जरा दीजिए। हालांकि जेएनयू में तो इस तरीके की पृष्ठभूमि रही है, इस तरीके की नारेबाजी हमने पहले भी सुनी है, लेकिन ये ताजा मामला, ये कौन लोग हैं, अभी फिलहाल क्या हो रहा है इस पूरे मसले पर? बड़े गंभीर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, बड़ी गंभीर मसला है जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए, बिल्कुल मामला बेहद गंभीर है। कल दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद, दोनों की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी, जिसके विरोध में ये तमाम छात्र जो जेएनयू के हैं ये नारेबाजी कर रहे थे और कैंपस के अंदर साबरमती जो हॉस्टल है वहां पर ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें जेएनयू एसयू की जो अध्यक्ष हैं अदिति मिश्रा वो मौजूद थी, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव, इसके अलावा के गोपिका बाबू जो कि उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद थी और लगातार नारेबाजी कर रही थी, जिसमें एक लड़की जो जेएनयू की छात्रा ही बताई जा रही है उसने जो है ये विवादित नारे लगाए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, जिसके बाद से अब दिल्ली पुलिस की 2 टीमें जो हैं कैंपस के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं मिली है। लीगल एक्शन को लेकर जो है पूरी चीजों को समझा जा रहा है, उसके बाद जो है आगे कुछ कह पाना संभव होगा। लेकिन फिलहाल जो है इस वक्त किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार फिर जो है इन विवादित नारों के चलते जो है जेएनयू जो कैंपस है वो एक बार फिर विवादों में है। जी, शुक्रिया आपका सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस की टीमें जेएनयू कैंपस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है जेएनयू के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता के विवादित बयान की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। फिरोजाबाद जिले के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव ने कहा कि वो यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि वो ऐसे धर्म को नहीं मानते जो इंसान को जानवर से भी नीचे समझता है। शिवराज यादव ने वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये बयान दिया है और पहली बार नहीं जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया है और ये नया विवाद अब जन्म हो गया है। शिवराज यादव नाम के नेता ने ये बयान दिया। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मन से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे
कभी नहीं मानता। अब नेताजी ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर कटाक्ष किया है। मामला बढ़ेगा, सियासत होगी, इसलिए शिवराज यादव इस पर सफाई देने भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने आपत्ति जताई थी, लेकिन मैं यादव हूं, हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा तो इसमें मैं सिर्फ यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, ये कहां से आया? बताइए मुझे। मैं ये कह रहा हूं, मैं शिवराज सिंह यादव। जब तक ये गलीच व्यवस्था है कि इंसान के छुए को फेंकता है, कुत्ते को खा लेता है। कुत्ते ने छुआ है और चाटा है तो खा लेगा, लेकिन इंसान ने छुआ है तो नहीं। तो इस गलीच व्यवस्था में मैंने कहा कि मैंने बहुत मंचों पे कहना शुरू कर दिया है कि मैं शिवराज सिंह यादव अपने को हिंदू नहीं मानता। जब व्यवस्था को बराबर कर लेंगे, समानता ले आएंगे तो मानेंगे। अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये नेता ऐसे बयान देते हैं, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जरूर दुखदाई साबित होते हैं।